मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसआई का सप्लीमेंट फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट, है ना। सीएस प्रोफेशनल के अंदर मैं 4 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट कराऊंगा। द फर्स्ट इज सीआर, आरसी डीएनसीआर एंड थर्ड इज सीएफएल एंड द फोर्थ इज ड्राफ्टिंग। तो सीआर, आरसी डीएनसीआर, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये 4 सब्जेक्ट का हमें सप्लीमेंट करना है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सारे के सारे सप्लीमेंट हमें कहाँ मिलते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें जाना है आईसीएसआई के वेबसाइट पे। हम यहाँ पर सर्च करेंगे आईसीएसआई के वेबसाइट पर जाते हैं। आईसीएसआई के वेबसाइट पर जब जाएंगे तो जाएंगे एकेडमिक पोर्टल में। एकेडमिक पोर्टल में जाएंगे, न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे। न्यू सिलेबस में स्टडी मटेरियल के ऊपर जाएंगे। उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग का खोजते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ड्राफ्टिंग का कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ड्राफ्टिंग में एज सच कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। ड्राफ्टिंग का कोई सप्लीमेंट आईसीएसआई ने नहीं दिया है। तो 4 में से अब मुझे अपने सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 3 कराने हैं, सीआर, आरसी डीएनसीआर एंड कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। अब देखिए यहाँ हम आते हैं सीआर। तो सीआर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो इन्होंने नहीं दिया है सप्लीमेंट, पर सीआर वॉल्यूम सेकंड के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने सप्लीमेंट दिया हुआ है, जो वॉल्यूम फर्स्ट के लिए भी और वॉल्यूम सेकंड के लिए भी, मतलब पार्ट फर्स्ट के लिए भी और पार्ट सेकंड के लिए भी। इट मीन्स इट इज टोटल फॉर सब्जेक्ट, है ना। तो टोटली पूरे सब्जेक्ट के लिए है, पार्ट 1 के लिए भी और पार्ट 2 के लिए भी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सीआर का पूरा सप्लीमेंट मिल जाएगा और वो अभी हम करेंगे। उसके बाद आरसी डीएनसीआर का भी सप्लीमेंट देखिए यहाँ पर है ना, रिलेवेंट फॉर दिसंबर 2021 सेशन। और उसके बाद कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग का भी देखिए यहाँ पे आपको सप्लीमेंट मिल रहा है। तो 3 सप्लीमेंट हमें मिल गए हैं। अब एक एक करके सारे सप्लीमेंट को हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब मेरी बात सप्लीमेंट करने से पहले मेरी कुछ बात को जरा ध्यान से सुनेंगे सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट। देखिए जो सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं उनको सप्लीमेंट का मतलब अमेंडमेंट, सप्लीमेंट ऑब्लिक अमेंडमेंट। सप्लीमेंट इज व्हाट? इट इज एन अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट, है ना। जब आईसीएसआई अपने मॉड्यूल के अंदर जब भी कोई चेंज वेंज करता है तो वो बहुत बार वो मॉड्यूल के अंदर न डाल के अलग से वो एक सप्लीमेंट निकाल देता है। उसके अंदर वो सारा का सारा अमेंडमेंट जो है वो एग्जैक्टली इंक्लूड कर लेता है। तो हम सप्लीमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब हम अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, है ना। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले अब देखिए सीएस प्रोफेशनल के अंदर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एक तो मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूं, तो ड्राफ्टिंग का कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सीआर। अब सीआर का जो सप्लीमेंट है वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीआर के अंदर एक सप्लीमेंट में आईबीसी के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, वो है प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये जब अमेंडमेंट मैंने चेक किया तो इसके ऊपर का जो अमेंडमेंट है वो छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं, पूरा का पूरा एक नया चैप्टर ही है ये। तो इसलिए इसको मैं अमेंडमेंट वाले सेशन में कवर नहीं कर रहा हूं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा। पूरे चैप्टर का मैं नोट्स दूंगा और पूरा का पूरा प्रॉपर एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो ये 2-4 दिन के अंदर आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहना और मैं ब्रॉडकास्ट भेजता रहता हूँ, उसको भी देखते रहना। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सीएस एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी होगा। एसबीसी में इंट्रो होता है, आप जानते हैं आईबीसी का। और सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए ये सीआर पार्ट टू दैट इज ऑन आईबीसी, उनके लिए डिटेल्ड में होगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद के जितने भी अमेंडमेंट है सीआर के अंदर वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सीआर के अंदर मैं अमेंडमेंट कराऊंगा एक्सेप्ट प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, है ना। उसके बाद द थर्ड सब्जेक्ट विल बी आरसीडीएनसीआर ना,
RCDNCR। सबसे पहले इस बात को ध्यान से सुनना, इसका जो अमेंडमेंट है, चूंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्योर कंपनी लॉ है, तो अभी मैंने तुरंत CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए कंपनी लॉ प्लस SBEC का एक सप्लीमेंट कराया है। अभी आप देखेंगे हमारे यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा ये, है ना। दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये कंपनी लॉ प्लस SBC का अमेंडमेंट मिल जाएगा। ये पूरा आपको करना है, ये पूरा का पूरा आपको करना है। और आप, मैं अभी दिखा भी दूंगा RCDNCR का, मैं यहाँ पर अभी जो सप्लीमेंट है वो मैं खोलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारा मैंने अभी कवर कर लिया है कंपनी लॉ प्लस SBC के अमेंडमेंट में। तो आपको कंपनी लॉ प्लस SBC का पूरा अमेंडमेंट, वो 2.5-3 घंटे का अमेंडमेंट का सेशन है मेरा, पूरा आपको करना है। ये एकदम बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना। आप ये मत समझना कि ये CS एग्जीक्यूटिव का है तो हम क्यों करें, आपको ये पूरा का पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एंड द फोर्थ विल बी कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। अब इसके लिए आप जानते हैं कि ये सीधा एक्सटेंशन है सिक्योरिटी लॉ का, है ना। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या एग्जैक्टली, सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इसका मैं एग्जैक्टली अमेंडमेंट अभी करवाऊंगा, है ना। तो वो भी दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट वाले प्लेलिस्ट में आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वहां से देखना है। पर इसमें एक चीज है, वो है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये भी एक ऐसा अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट कम एक नया चैप्टर जैसा ही छोटा सा है, तो वो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। तो ये जो IGP वाली बात है, ये CS एग्जीक्यूटिव के अंदर जो बच्चे सिक्योरिटी लॉ वाले हैं उनको भी करना है, और जो CS प्रोफेशनल के अंदर जो आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग वाले बच्चे हैं उनको भी करना है। तो इससे पहले कि मैं पूरा का पूरा अमेंडमेंट स्टार्ट करूं, मैं पहले बता दे रहा हूं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं CFL का सप्लीमेंट। CFL के सप्लीमेंट में सबसे पहले मैं कराऊंगा IGP का मतलब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में जो छोटा सा एक चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद CFL के बाकी अमेंडमेंट कराऊंगा, और CFL को हमेशा सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट के साथ पढ़ना है आपको। तो इसका मतलब CFL के अंदर मान लीजिए अभी मैं 40-50% अमेंडमेंट करा दूंगा, 50% अमेंडमेंट आपको सिक्योरिटी लॉ से कवर करना है। उसके बाद RCDNCR का अमेंडमेंट आपको कंपनी लॉ और SBC का जो अमेंडमेंट मैंने CS एग्जीक्यूटिव में कराया डिट्टो पूरा कर जाना है। CR के अंदर मैं सारे अमेंडमेंट्स अभी कराऊंगा, सिर्फ प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसके लिए मैं अलग से चैप्टर अभी आपको बना के वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और ड्राफ्टिंग में कोई सप्लीमेंट है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले ड्राफ्टिंग में हमें कोई सप्लीमेंट नहीं मिला है, तो ड्राफ्टिंग लगभग अपडेटेड मिला हुआ है आपको। दूसरा CR के अंदर मैं अभी अमेंडमेंट कराने जा रहा हूं, लेकिन इसमें जो प्री पैक्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाला है, वो जो एक नया चैप्टर ही ऐड हुआ है, वो मैं कराऊंगा बाद में, वो उसका वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद RCDNCR के लिए आपको कंपनी लॉ प्लस SBC का हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है दिसंबर 2021 अमेंडमेंट का, वहां से करना है। और CFL के लिए अभी मैं IGP कराने जा रहा हूं और CFL के बाकी अमेंडमेंट भी कराऊंगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट आपको सिक्योरिटी लॉ का जब मैं कराऊंगा तो उससे कवर अप करना है। और ये सारे के सारे अमेंडमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, CSNKJ क्लासेस ऑनलाइन, ये यूट्यूब चैनल का नाम है जहां आप इसको देख रहे हैं, है ना। और वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सारे अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। सारे अमेंडमेंट से याद आया कि अभी आप दिसंबर 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दिसंबर 2021 तक पहुंचने तक आप देखेंगे तो जून 2020 का मैंने एक अमेंडमेंट कराया है, फिर दिसंबर 2020 का मैंने अमेंडमेंट कराया है, फिर जून जो अब अगस्त हो गया था 2021 का अमेंडमेंट कराया है। तो ये तीनों अमेंडमेंट प्लस ये, तो सब मिला के 4 अमेंडमेंट्स आपको पूरे कवर अप करने हैं, एग्जीक्यूटिव वाला भी और प्रोफेशनल वाला भी। ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दिसंबर 2021 के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये चारों अमेंडमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। और ये चारों का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। और ये चारों पढ़ के जाना ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उसी के अंदर IGP है, तो वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना।
तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग का हम देखते हैं सप्लीमेंट। ये देखिए सप्लीमेंट आपको CS प्रोफेशनल के अंदर ये आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग का सप्लीमेंट है ना। देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस फॉर दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, है ना। ये हम स्टार्ट करेंगे अभी लाइन बाय लाइन। उससे पहले मैं आपको इसके अंदर मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा जो कवर्ड अमेंडमेंट है वो यही है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाला। वो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, और जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनको भी ये करना है। तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ये सारे बच्चे को करना है, CS प्रोफेशनल वाले को भी और CS एग्जीक्यूटिव वाले को भी, है ना। तो चलिए देखिए क्या है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप सब जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जितने भी होते हैं उनका एक तो मेन बोर्ड होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? मेन बोर्ड, जिस स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना, स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, है ना। एक तो मेन बोर्ड होता है जो सबसे मेन होता है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक इशू ला के लिस्ट होती है, फिर उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी होते हैं, जैसे आपको याद होगा SME प्लेटफॉर्म होता है, उसमें छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, है ना। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली जो स्टार्टअप कंपनीज सब होती थी उन सब के लिए था। अब इसी का नाम बदल के ITP का नाम बदल के कर दिया गया है IGP, है ना। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल गया है, इसी का नाम हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो स्टॉक एक्सचेंज के इस प्लेटफॉर्म पे वही कंपनीज आएंगी जो इनोवेटिव होंगी। इनोवेटिव का मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस करने वाली स्टार्टअप कंपनीज, अर्ली एज स्टार्टअप कंपनीज, ये सारी कंपनीज यहाँ पर क्या होती हैं? लिस्ट होती हैं। और इनके लिस्टिंग के लिए जो कि स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, इनकी लिस्टिंग के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो तुम्हें सबसे पहले ये पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ही नाम बदल गया है। अब उसका नाम क्या हो गया है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IGP कह रहे हैं। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। देखो सबसे पहले सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला 5 अप्रैल 2019 को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेबी ICDR रेगुलेशन के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करके एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। जिसको पहले क्या कहा जाता था? अष्टवॉल का मतलब पहले पहले क्या कहा जाता था? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अब नाम हट गया, उसी का नाम अब क्या हो गया है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब बात यह आती है कि सर इस प्लेटफॉर्म पर किन की लिस्टिंग होगी। तो इस प्लेटफॉर्म पर उन इश्यूअर की, आप जानते हैं सिक्योरिटी लॉ में कंपनी को हम इश्यूअर बोलते हैं, उन इश्यूअर्स की लिस्टिंग होगी। देखो जिनका ये काम होगा, विच आर इन इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, और प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम्पल दैट इज न्यू एज स्टार्टअप। मतलब आप इस पूरे को घुमा के आप कह सकते हैं कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं। मतलब स्टार्टअप्स हैं, न्यू एज का मतलब नई नई चीज़ों को लेके वो आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं उस नई चीज़ों से सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होगा। अब इसके लिए सेबी ने इस IGP के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए सेबी ICDR रेगुलेशन को क्या किया था एग्जैक्टली? आपको चेंज किया था। अब यहाँ पे इसमें फिर से चेंज किया गया है। तो सेबी ICDR सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए अब देखना स्टार्ट कीजिए एग्जैक्टली क्या है। तो पहले ITP आया, और ITP का ही फिर एग्जैक्टली आपका नाम बदल के क्या हो गया? IGP हो गया, है ना। ITP का ही नाम बदल के क्या हो गया? IGP। तो चलिए सबसे पहले जनरल में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल के कर दिया गया अब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। उसके बाद पहले जब ये ITP होता था तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते थे उसको बोलते थे अक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स। अब उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स, है ना। तो जो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाएंगे, जो कंपनीज का लिस्टिंग कहाँ होने वाला है एग्जैक्टली? IGP के ऊपर,
तो फिर उसको कहा जाता है आईजीपी इन्वेस्टर, आईजीपी इन्वेस्टर। बाकी अगर आपने उस इश्यूअर ने पहले, मतलब आईजीपी पर लिस्ट होने से पहले, अगर उन्होंने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है, एसआर इक्विटी शेयर समझते हैं आप, है ना, ऐसे प्रोमोटर्स को इशू किया जाता है जिनके पास पैसा कम है लेकिन उन्हीं के बुद्धि से वो कंपनी बनी है, तो सो एज टू रिवॉर्ड कि चलो कुछ दिन तक टेम्पररी पीरियड के लिए आपके पास बेटर कंट्रोल रहे कंपनी के ऊपर, तो उनको एसआर इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर जिसमें सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं, है ना। अगर उन्होंने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किया हुआ है अपने प्रोमोटर्स या फाउंडर्स को, तो एक बात का ध्यान रखना है, अब आईजीपी पर वो लिस्ट होने जा रही है कंपनी, तो आईजीपी पर लिस्ट होने के लिए जो आईपीओ लेके आ रही है, उस आईपीओ में सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ही बेचे जाएंगे, ना कि एसआर इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, एसआर इक्विटी शेयर सिर्फ प्रोमोटर्स फाउंडर्स को दिया जाता है, पब्लिक को नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर पहले से इशू किया हुआ है तो भी आईपीओ के अंदर तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स ही बेचे जाएंगे, एसआर इक्विटी शेयर्स को आप बेच नहीं सकते। उसके बाद इशू साइज में थोड़ा सा चेंज है ना। आप अगर चाहें तो 60% ऑफ इशू साइज, 60% ऑफ इशू साइज आप एलिजिबल इन्वेस्टर्स, जनरली आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर सब होता है वो सब क्यूआईबी होता है, यहाँ क्यूआईबी के जगह पे हो जाएंगे आईजीपी इन्वेस्टर्स। तो आप एलिजिबल इन्वेस्टर्स को 60% ऑफ द इशू साइज तक पहले ही एलोकेट कर सकते हैं, इवन इशू ओपनिंग से पहले। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जो आईजीपी इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम एलिजिबल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं, उनके लिए 60% तक का रिजर्वेशन हो सकता है। बाकी अब रिजर्वेशन इन लोग के लिए हुआ है, ये लोग बड़े लोग हैं, तो इनका जो प्राइस है वह अदर अप्लीकेंट से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जरूर हो सकता है। तो आप कुछ हद तक इसको क्यूआईबी जैसा मान सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम अप्लीकेशन वैल्यू होगा इस पब्लिक इशू के अंदर वो 50 लाख होगा, 50 लाख से कम का अप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद अगर आपने पहले से एसआर इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है तो याद रखिएगा वो लॉक इन पीरियड में रहेगा तब तक जब तक कि वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए। आप जानते हैं जनरली अगर आपने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है और अगर आप कुछ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को ऐसा हो सकता है कि सर ये एसआर इक्विटी शेयर वाली कहानी हम नहीं पढ़े हैं, तो अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से इसका यूट्यूब प्रीमियर चलवा दूंगा जो नया पब्लिक इशू मैंने पढ़ाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नया पब्लिक इशू सर आपने पढ़ाया उसका प्रीमियर चलवा दीजिए, पर प्रीमियर एक बार चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार चलेगा यूट्यूब पे, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना व्हाट्सअप पे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीएस प्रोफेशनल के रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं न्यू पब्लिक इशू फिर से चलवा दूंगा और प्रीमियर पे चलेगा, एक बार चल के वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके अंदर एसआर इक्विटी शेयर के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। तो याद रखिएगा जनरली वो होता है कि लिस्टिंग के 5वें साल में वो फिर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब नॉर्मल कन्वर्जन हो जाएगा नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में, वहां तक या जिस दिन इस पब्लिक इशू में, ये डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एसआर इक्विटी शेयर नहीं है, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द आईपीओ, उससे 6 महीने तक ये लॉक इन में रहेगा। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर का मतलब हो गया कि देखिए जैसे मालूम चला आज हमने अलॉटमेंट किया और कल होके ही उसका 5 साल कंप्लीट हो जा रहा था और वो नॉर्मल कन्वर्जन हो रहा था, तो देखिए याद रखिएगा कल फिर वो नहीं एग्जैक्टली लॉक इन से छूटेगा, वो लॉक इन उसका तभी खत्म होगा जब अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद। मतलब याद रखिएगा हर हालत में अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद ही आपका वो लॉक इन से छूटेगा। अगर उसका कन्वर्जन पहले भी हो जा रहा है फिर वो लॉक इन से छूट नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा लॉक इन से कब छूटेगा, वो जिस दिन उसका नॉर्मल कन्वर्जन हो रहा है इनटू इक्विटी शेयर और जिस दिन इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट हुआ उससे 6 महीने के बाद, विच एवर इज लेटर। जिसका मतलब किसी भी हालत में अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद ही उसका लॉक इन टूटेगा, उससे पहले लॉक इन टूटने वाला नहीं है। उसके बाद एक बार अगर आप आईजीपी पर लिस्ट हो गए तो क्या आईजीपी को छोड़ सकते हैं? तो ये देखिए एग्जिट फ्रॉम द आईजीपी। याद रखिएगा अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होना चाहिए, फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए बाय पासिंग द एसआर। अब एसआर आपको पास करना है थ्रू पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू, उसमें भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो वोट करेंगे वो पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए। दूसरा, अगर आप एग्जिट करेंगे तो इसका मतलब आप डी लिस्टिंग कराएंगे आईजीपी से, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से, तो उस केस में डी लिस्टिंग के समय में आपको मालूम होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है।
तो एग्जिट प्राइस आपको तय करना है एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ सैस्ट रेगुलेशन। रेगुलेशन 8 ऑफ सैस्ट रेगुलेशन, सैस्ट रेगुलेशन जानते हैं, सेबी टेक ओवर कोड के रेगुलेशन 8 में ऑफर प्राइस का वहां पे एक फार्मूला है, उसी फार्मूला के थ्रू यहाँ पे एग्जिट प्राइस तय होगा। और उसके ऊपर अगर आप डी लिस्टिंग प्रीमियम देने का मन बना रहे हैं, जो अक्वायरर है या प्रोमोटर है अगर प्रीमियम देना चाहता है तो प्रीमियम भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप जानते हैं प्रीमियम तो हमेशा क्या होता है, ओवर एंड अबव। तो फ्लोर प्राइस हो गया बेस प्राइस, उसके नीचे का प्राइस नहीं होगा एग्जिट प्राइस, उसके ऊपर का ही प्राइस होगा एग्जिट प्राइस। और उसमें आप प्रीमियम जोड़ना चाहें तो प्रीमियम जोड़ दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये भी है कि कम से कम 50% पब्लिक शेयर होल्डर का शेयर है ना, वो टेंडर हो पब्लिक के तरफ से और उसको कंपनी एक्सेप्ट भी करे। इसका मतलब 50% पब्लिक शेयर होल्डर का एग्जिट हो जाने चाहिए। और याद रखिएगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आप लिस्टेड थे, जिस स्टॉक एक्सचेंज के आईजीपी पर आप लिस्टेड थे, उसका भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपने डी लिस्टिंग के बाद सोचा हो कि हम मेन बोर्ड पर माइग्रेट करेंगे, क्योंकि हर कंपनी का सपना होता है कि वो मेन बोर्ड पे जाएं। तो आप मेन बोर्ड पे जा सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन रहेगा कि आपका जितना भी कैपिटल है उसका 50% क्यूआईबी के पास होना चाहिए जिस दिन आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं फॉर माइग्रेशन टू द मेन बोर्ड। मतलब आपके पूरे पब्लिक इशू क्या पूरा कैपिटल, जो भी आपके कंपनी का कैपिटल है उसका 50% क्यूआईबी के पास होना चाहिए, तभी आप मेन बोर्ड पे क्या कर पाएंगे, आप माइग्रेट कर पाएंगे। तो ये छोटा सा था आईजीपी के ऊपर जो मैंने आपको बता दिया। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ये सीएस एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी लॉ के लिए भी है और सीएस प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के लिए भी है। ठीक है, अब बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो अब हम करते हैं लाइन बाय लाइन। तो देखिए बुक निकाल लेंगे कैसे कैसे होगा। सबसे पहले अब देखिए ये देखा जाए तो ये नया पब्लिक इशू है, ये पूरा का पूरा नया पब्लिक इशू, मतलब पब्लिक इशू के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है वो है। तो ये सब आपको समझने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो जो सिक्योरिटी लॉ में मैंने अभी न्यू पब्लिक इशू पढ़ाया है वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। न्यू पब्लिक इशू का मतलब ये नहीं, जो सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन 2018 है वही है, बस उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, तो वो अमेंड करके मैंने पढ़ाया है। तो मैं सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए एक दिन पब्लिक इशू का क्या चलवा दूंगा, यूट्यूब प्रीमियर चलवा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है जी। उसके बाद इसमें कुछ लिस्टिंग से जुड़े हुए, लिस्टिंग एग्रीमेंट से जुड़े हुए कुछ अमेंडमेंट हैं, वो अभी मैं सिक्योरिटी लॉ का एक दो दिन के अंदर ही मैं अमेंडमेंट करवाने वाला हूं, तो उसमें मैं करवाऊंगा, वो यूट्यूब चैनल पे आएगा, तो आप उससे कर लेना। तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के अंदर देखा जाए तो मेन वही आईजीपी था, वो मैंने करा दिया। बाकी पब्लिक इशू नया वाला वीडियो मैं आपको चलवा दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख लेना। और लिस्टिंग का अभी मैं सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट कराऊंगा तो उसमें मैं कराऊंगा, आप वहाँ से देख लेना, आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं सीआर का। सीआर का अमेंडमेंट है ना, तो सीआर के अमेंडमेंट में क्या क्या है एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, और ये सब्जेक्ट है सीआर। चलिए सीआर के अंदर देखते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट ये है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर। तो आइए मर्जर एंड अमलगमेशन में सेक्शन 233 में पहुंचिए, वहां पे अमेंडमेंट है। देखो सेक्शन 233, जल्दी से पहुंच जाइए, सीआर की बुक निकाल के सेक्शन 233 पर पहुंचिए। सेक्शन 233 देखिए यहाँ रूल में अमेंडमेंट है, देखो यहाँ पे है ना, रूल में अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट है रूल 25(1)A। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है, रूल 25(1)A क्या है, ये सुनो। रूल 25(1)A ऑफ कंपनी CAA रूल्स 2016। अब देखिए क्या है, आप सब जानते हैं कि जो फास्ट ट्रैक मर्जर होता है सेक्शन 233 के अंदर, वो 2 और मोर स्मॉल कंपनीज के लिए परमिटेड है, होल्डिंग विद इट्स होली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनी के लिए परमिटेड है, और यहाँ लिखा हुआ था एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रेस्क्राइब करेगा, इस लिस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को बढ़ा दिया है
रूल 25(1)(a), मतलब रूल 25 सब रूल 1(a) के अंदर दो और कंपनीज को ऐड कर दिया। तो पहले दो कंपनीज के लिए परमिटेड था फास्ट ट्रैक मर्जर, अब दो कंपनीज और जुड़ जाएंगी। द फर्स्ट इज स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप, एक स्टार्टअप का दूसरे स्टार्टअप के साथ मर्जर एंड अमलगमेशन अगर होना है तो वो हो सकता है थ्रू फास्ट ट्रैक मर्जर। दूसरा, किसी स्टार्टअप का किसी स्मॉल कंपनी के साथ, किसी स्मॉल कंपनी के साथ मर्जर एंड अमलगमेशन अगर होता है तो भी वो फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर हो सकता है, सेक्शन 233 के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब सब मिला के चार कंपनीज हो गई। कितनी कंपनीज हो गई? चार। टू और मोर स्मॉल कंपनीज का आपस में मर्जर एंड अमलगमेशन। दूसरा, होल्डिंग कंपनी का उसके अपने होली ओन्ड सब्सिडीज के साथ मर्जर एंड अमलगमेशन। एक स्टार्टअप का दूसरे स्टार्टअप के साथ मर्जर एंड अमलगमेशन, एंड स्टार्टअप का किसी स्मॉल कंपनी के साथ मर्जर एंड अमलगमेशन। ये चार कंपनीज के बीच के मर्जर एंड अमलगमेशन को हम फास्ट ट्रैक मर्जर के थ्रू सेक्शन 233 के थ्रू अब हम करवा सकते हैं। तो ये आप उतार लीजिए। पहले दो कंपनीज थी, तीसरा था एज में प्रिस्क्राइब्ड, एज में प्रिस्क्राइब्ड के अंदर दो कंपनीज को और प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। तो सब मिला के चार कंपनीज ऐसी हो गई जिसका फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है सेक्शन 233 के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन 25 रूल 25 सब रूल 1(a), ये देखो यहाँ ना, रूल 25 सब रूल 1(a), द कंपनी CAA अमेंडमेंट रूल्स 2021। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर स्टार्टअप कंपनीज और वन और मोर स्टार्टअप कंपनी विथ वन और मोर स्मॉल कंपनी। बाकी आप स्टार्टअप कंपनी जानते हैं, वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने क्या किया एग्जैक्टली, रिकॉग्नाइज किया है एज ए स्टार्टअप थ्रू नोटिफिकेशन नंबर GSR 127E डेटेड February 19, 2019, है ना। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो ये आपका था एग्जैक्टली अमेंडमेंट जो मैंने करा दिया। ये देखिए यही अमेंडमेंट है यहाँ पे, है ना, ये है ना। तो रूल 25(1)(a). उसके बाद अब थोड़ा सा टेक ओवर चैप्टर के अंदर थोड़ा चेंज है, और वो भी IGP के वजह से ही है। किसी वजह से है? IGP के वजह से। इसलिए मैंने IGP पहले पढ़ा दिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है। सबसे पहले रेगुलेशन 1 सब रेगुलेशन 3। आप जानते हैं सेबी टेक ओवर कोड का पहला रेगुलेशन तो उसकी एप्लीकेबिलिटी बताएगा। अब उसने कहा है कि याद रखिएगा, जनरल रूल इज दैट कि ये रेगुलेशन तब लगते हैं जब किसी टारगेट कंपनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेक ओवर होता है तो सेबी टेक ओवर कोड लगता है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो डाल दिया कि अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल, दैट इज टेक ओवर, अगर हो रहा है ऐसी कंपनी का जो लिस्टेड है लेकिन लिस्टेड हुई थी विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू, और लिस्ट हुई थी किसके ऊपर? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब IGP के ऊपर, तब उस केस में सेबी टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर पब्लिक इशू ला के लिस्ट हो रहे हैं IGP पे तो लगेगा। लेकिन पब्लिक इशू ना ला के फिर भी आप IGP पर लिस्ट हो रहे हैं तो उस केस में आपके ऊपर सेबी टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं होगा। आगे रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5। अब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5 के लिए हमें टेक ओवर में आना पड़ेगा। ये देखिए हम पहुंच रहे हैं टेक ओवर में। आप टेक ओवर के अंदर पहुंचिए। ये देखिए टेक ओवर के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर अगर आपको याद हो तो ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल, आपको याद होगा ट्रिगर पॉइंट फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। और आपको याद होगा वहां पर था कि अगर 25% 24.99% तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25% जहां आपने टच किया किसी भी लिस्टेड कंपनी का, फिर आपको उस लिस्टेड कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ता है थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट DPS, है ना। तो याद रखिएगा ये नॉर्मल कंपनी के लिए 25% है, लेकिन अगर ये कंपनी जिसका आप टेक ओवर करने जा रहे हैं अगर वो इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है तो फिर वहां 25% को 49% मानना है। इसका मतलब आपको समझ में आया
कि अगर नॉर्मल कंपनी है तो 25% ही ट्रिगर पॉइंट है फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट डीपीएस। लेकिन अगर वो कंपनी ऐसी लिस्टेड है जो आईजीपी पर लिस्टेड है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो फिर याद रखिए ट्रिगर पॉइंट तब दबेगा जब आप वहां कितना परसेंट शेयर ले लेंगे, 49% लेंगे तब। 25% पे वहां ट्रिगर पॉइंट नहीं दबेगा। ठीक है जी। क्योंकि देखिए जो मेन बोर्ड पर कंपनी लिस्टेड होती है वो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, उनका शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, तो 25% भी अपने आप में बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है वहाँ। लेकिन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, स्टार्टअप कंपनीज आती हैं, तो यहाँ तो इनका कैपिटल बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि 49% अगर आप लोगे तब जाके ट्रिगर पॉइंट दबेगा, अदरवाइज नहीं दबेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल कंपनी के लिए ट्रिगर पॉइंट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 25%, बट इन केस ऑफ आईजीपी लिस्टेड कंपनीज के लिए इट इज 49%। ठीक है। उसके बाद और अगर आप देखेंगे और चेंज है रेगुलेशन 26 में, आप अगर देखेंगे तो है ना। बाकी ये रेगुलेशन 6 में भी वही लिखा हुआ है कि जहाँ 25% लिखा हुआ है वहाँ 49% माना जाए, मतलब जहाँ 25% है वहाँ क्या माना जाए, 49%। रेगुलेशन 26 में अगर हम आते हैं तो रेगुलेशन 26 अगर आपको याद हो तो ये है, ये देखो आप, इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं। ये देखिए, ये जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी, इसमें ना एक जगह था, अगर याद हो आपको, कि जब भी कोई भी अक्वायरर टारगेट कंपनी को टेक ओवर करने के लिए डीपीएस देता है, क्या देता है, डीपीएस, तो टारगेट कंपनी के अंदर एक कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है, और जो एडवाइस करता है, रिकमेंडेशन करता है अपने शेयर होल्डर को कि उन्हें अपने शेयर्स अक्वायरर को देने चाहिए या नहीं, है ना। अगर ऐसा लगता है कि एक्वायरर जो उसका टेक ओवर करने आ रहा है वो हॉस्टाइल टेक ओवर करने आ रहा है, उस कंपनी को बर्बाद करने आ रहा है, तो वो फिर रिकमेंडेशन अलग देते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जो एक्वायरर टेक ओवर करने आ रहा है, एक्वायरर इज़ अ गुड पर्सन, तो उस केस में वो फिर उस तरीके का रिकमेंडेशन करते हैं। तो इसमें एक पावर जोड़ दिया है इन लोग के लिए कि वो कमेटी अगर चाहे, दैट कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो एक्सटर्नल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं कि ये जो हमारे खिलाफ टेक ओवर बीड्स अक्वायरर दे रहा है ये सही है या नहीं है। तो जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ अपना ही दिमाग लगाएं, वो प्रोफेशनल, एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, और वो उसके लिए जो भी खर्चा वर्चा होगा वो टारगेट कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये एक पावर उनको दे दिया गया है, बस इतना ही है। उसके बाद आगे 29, रेगुलेशन 29 में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, अगर आपको याद हो रेगुलेशन 29 जो है वो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, है ना। ये देखिए अभी आप रेगुलेशन 29 दिखाता हूँ आपको, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये देखिए ये आ गया, है ना। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, आपको याद होगा कि अगर आपकी होल्डिंग 5% या 5% से ज़्यादा हो जाए तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है टारगेट कंपनी को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी, है ना। उसी तरीके से अगर आपकी होल्डिंग में, है ना, कभी भी 2% या 2% से ज़्यादा का चेंज आए तो उस केस में भी बताना पड़ता है। तो देखिए ये 5% है और ये 2% का ऊपर नीचे वाला केस है, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए चलता है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इनको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी फिर वही चेंज आ गया कि अगर वो कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, मतलब मेन बोर्ड वाली लिस्टेड नहीं है, मेन बोर्ड के लिए तो 5% और 2% की रिक्वायरमेंट है। अगर आप आईजीपी लिस्टेड कंपनी है तो जहां लिखा हुआ 5% वहां माना जाए 10%, और जहां लिखा हुआ 2% वहां माना जाए 5%। इसका मतलब अगर आईजीपी लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब 10% शेयर्स आप खरीदेंगे, और फिर दोबारा फिर से डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब आप 5% शेयर का ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे मतलब बेच दिया, खरीद लिया, चेंज, है ना। तो याद रखिएगा नॉर्मल कंपनीज के लिए 5 और 2% की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आईजीपी लिस्टेड कंपनी के लिए 5% बन जाएगा 10 और 2 बन जाएगा 5। तो इस तरीके से ये चेंज है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बाकी अब आइए कंपटीशन एक्ट के अंदर, है ना।
मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर है ये। अब देखिए, मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर एक चैप्टर है हमारा, अगर आपको याद हो, आपने ठीक से पढ़ा है तो, ये मर्जर एंड अमलगमेशन कंपटीशन एस्पेक्ट। आपको याद होगा, जब भी किसी भी कंपनी का मर्जर एंड अमलगमेशन होता है तो वहाँ कॉम्बिनेशन बन जाने की एक एक कॉम्बिनेशन बन जाने का एक रिस्क रहता है। तो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है उसको चेक करवाते हैं, और कॉम्बिनेशन अगर है तो उसका कहीं एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है कंपटीशन पर। इस बात को चेक करने के लिए हम सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के अंदर सीसीआई का अप्रूवल लेते हैं, है ना। किसका अप्रूवल लेते हैं? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर सीसीआई को लगता है कि ये जो मर्जर एंड अमलगमेशन है, इससे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे लग रहा है कि कंपटीशन पर एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा, तो फिर वो परमिशन नहीं देते। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो फिर परमिशन दे देते हैं। तो लेकिन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 जो मेन सेक्शंस हैं रिगार्डिंग सीसीआई अप्रूवल, इस दोनों सेक्शन से उन कंपनीज को, सारी कंपनीज नहीं है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयू, पीएसयू भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रही है, उसको 5 साल के लिए क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है। उनको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए। 5 साल वहाँ से जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ तो 2017 से है। अब 2017 से 22-23 तक पहुँचेगा, फिर अगर लगा तो एग्जाम्शन को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके ऊपर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 नहीं लगेगा। वो बिना सीसीआई के अप्रूवल के मर्जर एंड अमलगमेशन आराम से कर सकते हैं। अब यही मैं आपको बता रहा था ना, ये प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये जो है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये वाला मैं आपको अलग चैप्टर, अलग वीडियो, अलग नोट्स, पूरा एक प्रॉपर चैप्टर की तरह पढ़ाऊंगा। तो इसका वेट कीजिए, 2-4 दिन में आपको ये पता चल जाएगा। मेरे स्टेटस को आप देखते रहेंगे और वो वीडियो, प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। देखो, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो अमेंडमेंट में जल्दी जल्दी मैं पढ़ा दूँ, ये ठीक नहीं होगा। चलिए, और भी छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अब आपको आना है इस चैप्टर पे, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब इसके अंदर आप देखिए कि क्या चेंज है। ये सीआर वॉल्यूम 2 है। देखिए किस चैप्टर में आना है, मैं फिर से बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब इसके अंदर जो एग्जैक्टली चेंज है, ये जितने रेड में आ रहे हैं कुछ तो मैं पहले ही कवर अप कर चुका हूँ, है ना, पिछले अमेंडमेंट्स में। ये नया वाला है। अब देखो इस अमेंडमेंट का नाम क्या है, IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। अब इसमें कहा गया है कि क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हमेशा अपने क्लेम को अपडेट करता रहना पड़ेगा। मतलब जब भी क्लेम सेटिस्फाई हुआ, पार्टली या फुल्ली, मतलब अगर क्लेम सेटिस्फाई होता तो आपका क्लेम कम होता जाएगा, तो आपको उस अपने क्लेम को हर बार अपडेट करना है ना, किसी भी मैनर में, जैसे भी किसी से भी पूछ के, लेकिन ये आपको करना है। और ये आपको कब कब से करना स्टार्ट करना है? आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, क्योंकि उसके बाद आपके क्लेम को सेटिस्फाई करना शुरू किया जा चुका होगा। जब जब क्लेम सेटिस्फाई होगा तब तक आपको अपडेटेड क्लेम का एक लिस्ट तैयार करके रखना है। दूसरा, जो आईआरपी है या आरपी है ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर कभी भी फॉलोइंग एक्टिविटीज नहीं होती है विद इन द प्रेस्क्राइब डेज। आप जानते हैं कि आईबीसी के अंदर एकदम टाइम बाउंड मैनर में काम होता है, तो हर चीज़ का एक टाइम बंधा हुआ। अगर उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं इशू हुआ, रेजोल्यूशन प्लान का रिक्वेस्ट नहीं इशू हुआ, किर्प कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पीरियड, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके अंदर, तो उस केस में आपको फॉर्म किर्प 7 फाइल करना है।
जिससे कि आप अथॉरिटी को बताएंगे कि सर ये काम होने चाहिए थे और ये काम हुए नहीं है। तो जब भी कोई काम नहीं होगा विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, आपको किर्प 7 फाइल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला अमेंडमेंट। अगला अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर है, और इसके अंदर क्या है वो आप देखिए। ये देखिए, इस चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब देखिए, इसमें मात्र इतना अमेंडमेंट है कि जो भी लिक्विडेटर है उसको लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, एज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको हमेशा बोर्ड, बोर्ड का मतलब आईबीबीआई के वेबसाइट पे डाल देना है। मतलब ये लिक्विडेटर का एक फंक्शन होगा कि लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स को हमेशा अपडेट करके उसको आईबीबीआई के वेबसाइट पर डाल देना है। तो जो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट थी कि आईबीबीआई को फाइल करते रहना, फाइल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको उनके वेबसाइट पे क्या कर देना, एग्जैक्टली आपको अपलोड करवा देना है, फाइल कर देना है। मतलब डायरेक्टली देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको फाइल कर देना है डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये काम हो जाएगा। तो ये आपका था, और इसी के साथ सीआर के अंदर जो भी अमेंडमेंट थे वो ख़त्म हो गए। बस जो रह गया है उसके लिए अलग चैप्टर ही मैं बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा, दैट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारा जो बच गया अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है आरसीडीएनसीआर। तो आइए आरसीडीएनसीआर का देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आरसीडीएनसीआर के अंदर ही इट इज़ प्योरली अ कंपनी लॉ। इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं, जितने भी अमेंडमेंट, जैसे इसमें अब देखो यहाँ पर आ रहा है सेक्शन 452 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग, उसके कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट हुए हैं, है ना, वो है। उसके बाद आप देखेंगे तो सी एस आर एक नया चैप्टर मैंने पूरा न्यूली रिकॉर्ड किया है, वो मैं संडे को चलवाने वाला हूँ। मतलब इस कल वाले संडे को, मतलब आज वाले संडे को नहीं, ये अगला संडे जो आएगा अभी, तो उस संडे को मैं चलवाऊंगा। तो आप लोग देख लेना, वो प्रीमियर चलेगा, मैं आप लोग को भेजूंगा अभी उसका लिंक। ठीक है, प्रीमियर चलेगा, एक बार में ही चल के ख़त्म हो जाएगा, तो वो है। उसके बाद 446B, ये पेनल्टी फॉर जो सर्टेन कंपनीज होती हैं, जैसे छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, इन सब के लिए लेसर पेनल्टी होता है, तो उसी को थोड़ा और इम्प्रूव किया है। प्रोड्यूसर कंपनी को भी जोड़ दिया है, स्टार्टअप को भी जोड़ दिया है। वो आप सब कंपनी लॉ और एसबीसी के अंदर जो अमेंडमेंट मैंने कराया, डिटेल में कराया है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देखना, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसमें जितना भी अमेंडमेंट आप देख रहे हो, जितना भी एक एक अमेंडमेंट एग्जैक्टली कवर्ड है। कंपनी लॉ प्लस एसबीसी का मैंने अमेंडमेंट कराया है, मेरे यूट्यूब पे है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डिट्टो ए टू जेड चीज़ मैंने कवर अप किया है। मैं चाहूँ तो 5 मिनट में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं इसलिए ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है ना। तो ये सब अमेंडमेंट था जो मैंने आपको करा दिया। अब जो सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये सीएस प्रोफेशनल है, इसमें मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूल भी ज़रूर पढ़िए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए। कम से कम 1.5 पेज हर आंसर पे आपको लिखना है, 1.5 पेज हर आंसर पे आपको लिखना है। कंटेंट लिखना है, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है, लेकिन मतलब 1.5 पेज तो आपको, मतलब 1 पेज तो क्रॉस करना ही है हर आंसर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम, है ना। फिर मिलूंगा अगले किसी सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।